तो चलिए आज व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप के सर्किट को देखते हैं ना। व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप सर्किट में बेसिकली 5 रेजिस्टर्स यूज होंगे ना। एक कैपेसिटर कंटेक्स्ट में भी आ सकता है, वहां पे 5 कैपेसिटर्स यूज होते हैं। इस तरह का इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हर सर्किट को डील करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप सर्किट में ना ब्रिज बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो उसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका होता है, और जब ब्रिज अनबैलेंस्ड होगा तो उसके भी सॉल्व करने के अपने अपने तरीके होते हैं। तो फिलहाल हम लोग समझते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट जो तैयार होता है वो कितनी तरह से तैयार कर सकते हैं। देखिए क्या होता है इसमें ना, बेसिकली 5 रेजिस्टर्स यूज होने वाले हैं। इस रेजिस्टर का नाम मैं देता हूं R1, सेकेंड वन इज R2 एंड थर्ड रेजिस्टर इज R3 एंड फोर्थ वन इज व्हाट R4। और यहां से यहां के बीच एक और रेजिस्टर यूज होता है सर्किट में, इसका नाम हम लोग R5 बोल देते हैं। आपको इस टर्मिनल के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है। कैपेसिटर में अगर प्रॉब्लम करता तो यहां पे कैपेसिटर लगा होता जिसका कैपेसिटेंस C1 कंसीडर कर सकते थे, यहां पे कैपेसिटर लगा होता जिसका कैपेसिटेंस C2 मानते, यहां पे कैपेसिटर होता जिसका कैपेसिटेंस C4 मानते, और यहां पे कैपेसिटर होता जिसका कैपेसिटेंस C3 मानते। और इन दोनों के बीच जो एक कैपेसिटर लगा होता है इन दो टर्मिनल के बीच, इन दो जंक्शन के बीच, उसका नाम C5 होता। तो व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप सर्किट में कोई खास अंतर नहीं, बस रेजिस्टर को कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया जाता। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट का नाम मैं दे दिया A और इस पॉइंट का नाम दिया B। इस जंक्शन का भी नाम मैं दे देता हूं, ए जंक्शन C और ए जंक्शन क्या है D। जंक्शन इज एक्चुअली द पॉइंट इन द सर्किट वेयर मोर देन 2 कंडक्टर्स एक्चुअली मीट ना। 2 से ज्यादा कंडक्टर है तो उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं या नोड बोलते हैं। मतलब इधर से अगर करंट आया तो इसको सोचने पे विवश होना है कि इधर किस अमाउंट में जाओ, इधर किस अमाउंट में जाओ, तो इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। ये सब पता है। चलिए इसको स्केच करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। ये तो एक सिंपल सा सर्किट है जो डायरेक्ट दिखला रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट। मैं अभी ये नहीं बोला हूं कि बैलेंस है या अनबैलेंस्ड, लेकिन लग तो रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट है। देखिए इसको स्केच करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। एक तरीका हम लोग इसको इस फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। देखिए ऐसे थोड़ा समझ लेना जरा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम मैं बोल देता हूं ए, मतलब ए पॉइंट यहां पे ए, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं बी। ये जो पॉइंट है वो बी, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं डी। सी और डी के बीच जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखो सी और डी के बीच जो रेजिस्टेंस लगा है उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या है R5। ये देखो ए और सी के बीच जो रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच जो रेजिस्टेंस है उसका नाम R1 है। ए और सी यहां पे दिख रहा है, यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा उसका नाम मैं R1 बोल देता हूं। एक रेजिस्टेंस ए और डी के बीच भी है, ए और डी के बीच भी है। ए और डी के बीच देखो ए पॉइंट ए है ना, ये सारे पॉइंट्स ये हैं ना। ए और डी के बीच जो एक रेजिस्टर है उसका नाम क्या है R3। चलिए यहां पे लौटते, ए जो है R2 जो रेजिस्टेंस है और सी और बी के बीच, सी और बी, ए भी पॉइंट बी ही है, ए पॉइंट बी है तो ए भी पॉइंट बी ही है। कंडक्टर का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होता है, जितना पोटेंशियल पॉइंट बी का होगा वही पोटेंशियल इसका भी तो होगा। तो सी और बी के बीच भी एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। क्या है R2 है। एक रेजिस्टर जो है बी और डी के बीच भी है, देखो बी और डी के बीच भी है, उस रेजिस्टेंस का नाम है R4। उसका रेजिस्टेंस वैल्यू मैं मान लेता हूं, सपोज ये R4 है,
एग्जैक्टली ए और ए जो है ना दोनों सेम ही सर्किट है। वो जो लोचा जो बोलते हो ना केवल वायर का लोचा है, ये जो सर्किट है एग्जैक्टली वही सर्किट है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का ही सर्किट है। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं, जो क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा भी जाता है वो ऐसे तैयार करा जाता है। हमने एक रो में 3 रेजिस्टर अटैच करा और एक ऊपर से ऐसे ले जाकर के एक रेजिस्टर के थ्रू इस और इसको कनेक्ट कर दिया। फिर यहां से लेकर के एक और जस्ट इसी तरह से ऐसे सर्किट को तैयार किया। एक पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं ए दे रहा हूं और इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया। यहां पे एक और जंक्शन है और यहां पे भी एक जंक्शन है, इस जंक्शन का नाम हमने सी दिया और इस जंक्शन का नाम हमने डी दे दिया। अब देखो एग्जैक्टली इसी को मैं स्केच कर रहा हूं यहां पे, केवल देखने में अलग लग रहा होगा लेकिन ये जो सर्किट है उसी तरह का सर्किट तैयार कर रहा हूं मैं। ये जो सर्किट है उसी तरह का ये भी सर्किट है, मतलब कह सकते हो ये तीनों सर्किट एक ही व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट। देखते हैं क्या होता है। ए और सी के बीच, ए और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है R1 है। देखो ए और सी के बीच जो रेजिस्टेंस वैल्यू है R1 है। ए और सी के बीच जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसका नाम हमने R1 दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ए और डी के बीच जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसका नाम हमने R3 यहां दिया है। ए और डी के बीच जो है उसका नाम हमने यहां पे R3 दिया। यहां पे सी और डी के बीच जो रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने R5 दिया है। उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या है R5। अच्छा जी, सी और बी के बीच, सी और बी के बीच जो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस वैल्यू है वो R2 है। सी और बी के बीच जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू हमने दिया R2। अब ये जो बी और डी के बीच जो रेजिस्टेंस है, बी और डी के बीच, वो उसका वैल्यू हमने R4 रखा है, एग्जैक्टली वही R4 है। तो ये तीनों सर्किट जो है इक्विवेलेंट है। ये तीनों सर्किट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट ही है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का जो सर्किट है वो बैलेंस कब होगा और अनबैलेंस्ड कब होगा। इस चीज को थोड़ा सा समझो जरा अच्छे से। अगर पॉसिबल केसेस की बात करें, पॉसिबल केसेस की बात करें तो ब्रिज बैलेंस कब होगा और अनबैलेंस कब होगा। मैं जो रिपीट कर रहा हूं ब्रिज, यहां पे इस चीज को समझने का कोशिश करो। इस सर्किट में ब्रिज किसको बोल रहे हैं? सी और डी के बीच जो सर्किटल पाथ है दैट इज नोन एज ब्रिज। यहां पे सी और डी के बीच जो सर्किटल पाथ है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिज। यहां पे देखो सी और डी यही है, सी और डी के बीच जो सर्किटल पाथ है वो क्या ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। अच्छा, चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है? चार्ज हमेशा जो फ्लो करता है, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल टू द टर्मिनल एट लोअर पोटेंशियल। तो अब चार्ज फ्लो करे या ना करे उसका डिसीजन कैसे लेंगे? तो देखो पहला केस जो पॉसिबल केस 1 हो सकता है वो बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। और अगर ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ इट मींस दैट इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड कंडीशन किसको बोलेंगे? देखिए ध्यान से सुनना चाहिए। अगर R1 upon R3 is exactly R2 upon R4, it means point C and point D have same potential and there will be no current across R5. अगर R1 upon R3 is exactly equal to R2 upon R4 रहा हो, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो R1 into R4 equals to R2 into what? R3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
रहा हो तो इस केस में ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कहलाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, R1 अपॉन R3 इज एक्जैक्टली इक्वल टू R2 अपॉन R4 रहा हो तो ब्रिज क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड कहलाएगा। इस बैलेंस्ड कंडीशन में इस पॉइंट सी का जो पोटेंशियल होता है वही एक्जैक्टली पोटेंशियल पॉइंट डी का होता है। यहां पे भी देख सकते हो सेम सर्किट है, अगर R1 अपॉन R3 और R2 अपॉन R4 बराबर रहा होगा तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल रहा होगा। और अगर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहा सी और डी का, इसका मतलब इस R5 रेजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा। तो इस सर्किट में रहे या न रहे उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको सर्किट से हटा दिया जाता है। इसको सर्किट से हटा दूंगा R5। कब? जब पॉइंट सी का और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम रहा होगा तो। और इसके लिए कंडीशन क्या है? R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3। अच्छा जी, यहां तक समझ आ रहा? तो ब्रिज अगर बैलेंस रहा तब तो न्यूमेरिकल बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब ब्रिज अनबैलेंस्ड होगा तो क्या होगा? अनबैलेंस का कंडीशन, अगर बैलेंस नहीं है तो अनबैलेंस्ड होगा। इट मींस व्हाट? R1 अपॉन R3 जो रहा होगा दैट विल नॉट बी एक्जैक्टली इक्वल टू R2 अपॉन R4। या फिर इसको सिंपली बोल सकते हो R1 इंटू R4 इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू R2 इंटू R3। तो ये क्या रहा? ब्रिज अनबैलेंस्ड रहा। तो जब ब्रिज अनबैलेंस्ड रहा तो उसको न्यूमेरिकल को डील करने का अपना तरीका होता है। अब मैं एक एक करके समझाने का कोशिश कर रहा हूं, समझो जरा क्या होता होगा। देखिए, मैं इसको रब करूं, बैलेंस कंडीशन को समझते हैं अच्छे से। सर्किट में क्या था? यहां पे एक रेजिस्टर था जिसका नाम हमने R1 दिया था। यहां पे आया, इसका नाम हमने क्या दिया? R3 दिया था। यहां पे एक रेजिस्टर लगा हुआ था जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू R5 था। यहां पे भी एक रेजिस्टर लगा हुआ था, इसका रेजिस्टेंस हमने R4 माना था। और यहां पे एक रेजिस्टर लगा हुआ था, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू इसका वैल्यू शायद R2 माना था हमने और इसका वैल्यू जो था R4 था। इस चीज को थोड़ा समझिए, C और D था और इस टर्मिनल का नाम हमने A दिया था और इसका B दिया था। हमने बोला अगर R1 अपॉन R3 R2 अपॉन R4 के बराबर रहा होगा तो ब्रिज क्या रहा? बैलेंस। इसका मतलब क्या रहा होगा कि जो पॉइंट सी का पोटेंशियल रहा होगा, पोटेंशियल ऑफ सी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। मतलब VC इज एक्जैक्टली इक्वल टू व्हाट? VD। अब बताओ अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है तो R5 के क्रॉस कोई करंट ही नहीं रहा होगा। इट मींस नो करंट फ्लोज across C5. So what will happen? C5 can be removed. R5 can be removed from the circuit. Can be removed from circuit. Am I right? अब R5 को सर्किट से हटा दिया, R5 रहा ही नहीं सर्किट में, तो क्लियर सी बात है ना, यहां से जो करंट जाएगा इधर कुछ बटा होगा, एक इधर बटा होगा। इन दोनों रेजिस्टर के क्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों किस में रहा? सीरीज में रहा होगा। इधर से करंट गया, इन दोनों भी सीरीज में रहा होगा। तो अब आगे का जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे आप, वो कुछ इस तरह का होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स R1 प्लस R2, सिंपली R3 और R4 भी क्या है? किसमें? सीरीज कंडीशन में। तो
तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहा तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू R3 प्लस R4. और फर्दर you can solve it directly. Both these resistors are in parallel combination. So R equivalent can be easily evaluated, and that is what product of these two resistors upon sum of their resistance. So what will happen? R1 plus R2 into what? R3 plus R4 upon what? R1 plus R2 plus of R3 in plus of what? R4. Am I right? This will be the equivalent resistance between A and B. But this is valid only when bridge is balanced. Bridge is balanced. Now let us see what will happen when bridge is not balanced. What will happen when bridge is not balanced? That means R1 into R4 is not exactly equal to R2 into R3. So just